क्या किसी से दोबारा दिल लगाना गलत होता है क्या? शाम को करीब यही 7-8 बज रहे थे। मैं दिन भर ऑफिस का काम खत्म करके अपने कमरे में थोड़ा आराम कर रही थी। इतने में बाहर से आवाज आती है, रोशनी, कॉफी ठंडी हो रही है। मैंने देखा तो शेखर 2 कप कॉफी के लेकर बालकनी में खड़े थे। मैं बिस्तर से उठकर बाहर आ गई। शेखर मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक कॉफी का कप मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने शेखर के कंधे पर सर रख दिया। वैसे शेखर मेरे बॉस थे, इसके अलावा कोई परिचय नहीं था मेरे पास उनका, क्योंकि कोई बंधन तो नहीं जुड़ा था हमारा। लेकिन फिर भी वो हर दुख में, हर खुशी में मेरे साझेदार थे। इसलिए तो मैं शेखर से प्यार करती थी, शायद उतना ही प्यार जितना मैंने अपने पति से किया था, मेरी बेटी आराध्या के पिता से। आराध्या मेरी 14 साल की बेटी, जो उसकी नानी के पास रहती थी। 10 साल पहले जब उसके पापा एक्सीडेंट में हमें छोड़कर चले गए थे, तब से वो वहीं रहती थी। मैंने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए दिल्ली में जॉब करना शुरू कर दिया। इस शहर में अकेले नौकरी और बच्ची को संभालना आसान नहीं था, इसलिए मैंने आराध्या को अपनी मां के पास छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी तो इतना मन करता था कि सब कुछ छोड़कर चली जाऊं अपनी बेटी के पास। फिर सारी जिम्मेदारियां नजर आ जाती और मैं यहीं रह जाती इस अकेलेपन के जंगल में। लेकिन बीते 2-3 साल से ये अकेलापन थोड़ा कम था, शायद शेखर का जिंदगी में आ जाने से। और पिछले 1 साल से तो हम साथ ही रह रहे थे, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे। शेखर कॉफी पीते पीते मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और मैंने उन्हें कस के पकड़ा हुआ था। मैंने शेखर से पूछा, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे ना? शेखर ने हंस के बोला, हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, बस अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। फिर हम दोनों कमरे की तरफ चल दिए। शेखर एसी का टेम्परेचर सेट कर रहे थे और मैं उनके लिए तकिया लगा रही थी। इतने में ही फोन की घंटी बजी। देखा तो मां का फोन था। मैंने शेखर को चुप रहने के लिए इशारा किया। मैंने कहा, मां कैसी हो? मां ने कहा, ठीक हूं। और फिर वो हमेशा की तरह मेरी चिंता करना, मेरी फिक्र करना। कहने लगी, अब आराध्या बड़ी हो गई, तू साथ लेकर जा उसे, दोनों माँ बेटी साथ रहा करो, अब उसका वहीं एडमिशन करा ले। मैंने कहा, मां बताती हूं। लेकिन वो कहां मेरी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा कि अब आराध्या को मैं तेरे पास भेज रही हूं अगले हफ्ते तक। और मैं मां को कुछ भी ना कह सकी और उन्होंने फोन रख दिया। मैंने शेखर की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रहे थे। मैं वैसे तो उनसे सब कुछ छुपाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो शायद समझ गए थे। वो मेरे पास आकर मेरे हाथों में हाथ रखा और बोले, क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हो? मैंने कहा, मां कह रही है कि आराध्या को अपने साथ ले जाओ। शेखर ने कहा, तो अच्छी बात है ना, अब तुम दोनों मां बेटी साथ रहोगे। मैंने शेखर से कहा, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे? शेखर ने अपने कंधे पर मेरा सर रख लिया और बोले, तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कभी छत की तरफ देखते तो कभी मेरी तरफ। उन्होंने मुझसे पूछा,
क्या इतनी ही हमारी कहानी थी? और मुस्कुरा दिए। मेरी आंखों से भी आंसू झलक गए। मैं शेखर की तरह अपनी तकलीफें मुस्कुराहट के पीछे नहीं छिपा पाती थी। मुझे नहीं पता था कि जो लोग बोलते हैं कि प्यार एक वक्त के बाद दर्द सौंपने लगता है, वो सच है। लेकिन ये बात तब क्यों समझ में नहीं आई जब मैं शेखर की तरफ झुक रही थी, जब मैं अपना समय शेखर को दे रही थी। लेकिन जो ये प्यार होता है ना, ये कुछ सोचने ही नहीं देता। पूरी रात करवटों में निकल गई। सुबह आराध्या का फोन आता है। मां कैसी हो? मैंने कहा मैं ठीक हूं मेरी गुड़िया, तू बता आज सुबह सुबह कैसे फोन कर लिया मां के पास? वो बोली मैं आपके पास आ रही हूं मां। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा? उसने कहा नानी कह रही थी कि अगले हफ्ते तुम दिल्ली जा रही हो, अब तुम अपनी मां के साथ रहना, अब हम हमेशा साथ रहेंगे मां। मुझे उसकी बातें सुनकर कुछ घबराहट सी हो रही थी। कुछ बेचैनी सा महसूस हो रहा था कि मानो वो मुझे और शेखर को एक साथ देख रही हो और पूछ रही हो मां ये कौन है? और मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो रिश्ते बेनाम होते हैं उनका कोई परिचय नहीं होता। शाम को शेखर सीधा ऑफिस से कहीं बाहर चले गए और मैं घर आकर उनका इंतजार कर रही थी। ये पहली बार था जो शेखर मुझे बिना बताए कहीं गए थे। थोड़ी देर बाद शेखर घर आते हैं और कहते हैं कि चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं शेखर के साथ बाहर आ गई। पूरे रास्ते हम चुपचाप आ रहे थे, मानो हमारे पास कहने के लिए कुछ बचा ही ना हो। बाहर की सीधी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और मेरे खुले बाल मुझसे कुछ पूछ रहे थे। हम एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुक गए। शेखर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले जाने लगा। उसने कहा देखो मेरा नया फ्लैट, कैसा लगा तुम्हें? अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है और कुछ सामान भी लेके आना है, फिर रेडी हो जाएगा। वो मुझे बताए जा रहे थे और मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उन्हें कहने के लिए या खुद को समझाने के लिए। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछा तुम मुझसे मिलने तो आओगी ना रोशनी? चलो हफ्ते में एक बार आ जाना या 15 दिन में आ जाना, लेकिन तुम आओगी ना रोशनी? मेरे पास शेखर को कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रूह मुझसे अलग हो रही है। मैं बस जोर से उन्हें पकड़कर और उनके सीने से चिपक गई। अगले दिन शेखर अपना सामान पैक कर रहे थे। क्या घर सिर्फ शादीशुदा लोगों के ही होते हैं? जिस घर को मैंने और शेखर ने बनाया, अब वो फिर मकान बन रहा था। उन्होंने हमारी तस्वीर उठाई और बोले मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। मैंने अपनी गर्दन झुकाकर नाक की तरफ इशारा किया और सोच रही थी कि मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। शायद आदत हो गई थी मुझे शेखर के साथ रहने की और उन्हें मेरी भी। फिर शेखर ने मुझसे कहा कि अच्छा मैं चलता हूं। मेरी धड़कनें मानो रुक सी गई हो, मेरी आंखों से पानी बहने लगा। मैंने कहा रुक जाओ शेखर कुछ दिन और। उसने कहा नहीं
घर में कुछ काम भी करवाना है और सामान भी लेना है, फिर आराध्या भी आने वाली है। इतना कहकर शेखर वहां से निकल गए। मैं पूरी रात बालकनी में बैठकर सिर्फ शेखर के बारे में सोच रही थी। वो समय जो हमने साथ बिताया। सुबह आराध्या का फोन आता है, मां मैं रास्ते में हूं, आ रही हूं मैं। और मेरा मन शायद ये कह रहा था कि वो ना आए यहां पर। ना जाने कैसी मां थी मैं। मेरी बच्ची इतने सालों बाद मेरे पास आ रही थी और मैं उससे मिलने में झिझक रही थी। थोड़ी देर बाद आराध्या घर आ जाती है। मैंने आराध्या को देखा तो बहुत खुश हुई। मैंने भागकर उसे अपने सीने से लगा लिया। शायद मेरी ममता मेरे प्यार पर हावी हो जाए। धीरे धीरे मैं शेखर के सामान की जगह आराध्या का सामान रखने लगी। शेखर की यादों को समेटते हुए आराध्या की यादें बसाने लगी। अब तो शेखर का नंबर भी शेखर सर के नाम से सेव कर लिया था। रात भर शेखर के फोन और मैसेजेस आए, लेकिन मैं जवाब ही नहीं दे रही थी। शायद अब और हिम्मत ही नहीं बच रही थी उसका सामना करने की। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होने लगी और आराध्या भी जिद करने लगी कि मां मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूंगी, मैं देखना चाहती हूं आप कहां पे काम करते हो। और मैं उसे ना कह सकी। ऑफिस आकर मैंने आराध्या को सबसे मिलवाया। शेखर के केबिन में भी लेके गई और बोली, सर ये मेरी डॉटर है आराध्या। शेखर ने कहा, हेलो आराध्या, कैसी हो? आराध्या सबसे मिलकर बहुत खुश थी। शाम को हम दोनों ऑफिस से घर आ गए। अब घर में शेखर की यादों की जगह आराध्या ले रही थी। शाम को मैं खाना खाकर बालकनी में खड़ी होकर कॉफी पी रही थी और आराध्या रूम में कुछ कर रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज आती है, मां। मैंने कहा, हां बोलो। उसने कहा, इधर आना। मैं कमरे में गई तो आराध्या शेखर और मेरी फोटो लेकर खड़ी थी। मैं एकदम से कांप गई। उसने पूछा, मां ये कौन है? और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं खुद में ही कहीं समेट से रही थी। मैंने कहा, बेटा वो। और मेरे पास कोई जवाब नहीं थे उसे देने के लिए। उसने तस्वीर को उठाकर साइड में रख दिया और कमरे में जाकर लेट गई। क्या मैं इतनी बुरी मां थी जो अपनी बेटी से सब कुछ छुपा रखी थी? मैं हिम्मत करके एक कमरे में गई। मैंने आराध्या के बालों पे हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता ही नहीं चला ये कब हो गया, लेकिन मैंने अब सब खत्म कर लिया। अब मेरा शेखर से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गई थी। लेकिन आराध्या ने कुछ नहीं कहा। मैं पूरी रात रोती रही और यही सोचती रही कि मैं कितनी बुरी मां हूं। क्या अब मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया था? इतने में पीछे से किसी ने आकर मुझे जोर से कस लिया। मैंने मुड़कर देखा तो आराध्या थी। मैंने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने अब सब कुछ खत्म कर दिया। आराध्या बोली, क्यों मां? मेरी वजह से? मैं मन ही मन कुछ बुदबुदाई। फिर उसने कहा, मां आपने कुछ गलत नहीं किया। हर किसी को जरूरत होती है जिंदगी में एक साथी की।
शायद शेखर अंकल ही आपकी जिंदगी के सच्चे साथी हैं। ये सुनते ही मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बेनाम रिश्ते पर एक मोहर लग गई हो। मैंने भी आराध्या को जोर से कस लिया और अपने सीने से लगा लिया। शायद सच में आज मेरी बेटी बड़ी हो गई।